ग्रेस की भौहें सिकुड़ गईं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दवा का अध्ययन करने में, विज्ञान के जरिए जिंदगियां बचाने में लगा दी है। यह बिल्कुल असंभव है कि कोई एक उपाय हो जो हर बीमारी को ठीक कर सके। मार्कंडेय ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। तो मुझे बताओ, अपने अनुभव के आधार पर क्या यह संभव है कि एक आधार सूत्र बनाया जाए, एक नींव जिस पर दवाएं विकसित और संशोधित की जा सके ताकि अलग अलग बीमारियों का इलाज हो सके। ग्रेस एक पल के लिए रुकी, उनके शब्दों पर विचार करते हुए। हाँ, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है, लेकिन मार्कंडेय ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बिना एक और शब्द के उन्होंने उसे आश्रम के एक एकांत प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर ले गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ग्रेस ठिठक गई, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह जो देख रही थी, उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कुछ ही फीट दूर एक युवा लड़की खड़ी थी, उसके हाथ फैले हुए, हथेलियां सामने की ओर। उसके सामने हवा में पानी अस्वाभाविक रूप से तैर रहा था, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। ग्रेस की सांस गले में अटक गई। उसकी आंखें अविश्वास में जमी रहीं। लड़की ने अपने हाथों को अभ्यासित सटीकता के साथ हिलाया और पानी ने जवाब दिया, मुड़ता, घूमता, आसानी से झुकता, जैसे वह उसकी इच्छा का विस्तार हो। फिर अचानक, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो, पानी ने अपना रूप खो दिया, एक झरने की तरह जमीन पर गिरकर छलक गया। ग्रेस की नजर लड़की पर टिकी रही, अविश्वास अभी भी उसके विचारों को जकड़े हुए था। यह क्या था, उसने पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। मार्कंडेय हंसे, उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से मनोरंजित। यह, उन्होंने कहा, चक्र प्रवाह के जरिए कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग है। ग्रेस ने उनकी ओर मुड़कर देखा, भौहें सिकुड़ी। चक्र? मार्कंडेय ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उनके पीछे चल पड़ी। कुछ कदम बाद वे एक शांत जगह पर पहुंचे जहां वे एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। मार्कंडेय ने उसे देखा और पूछा, तुम जानती हो कि सूरज कैसे लगातार पृथ्वी पर चमकता है, रोशनी लाता है? ग्रेस ने सिर हिलाया। उसी तरह, उन्होंने आगे कहा, पृथ्वी को ब्रह्मांड से लगातार कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। वह रुके, अपने शब्दों को जमने देते हुए, फिर जोड़ा, हालांकि यह सूरज की रोशनी जितनी प्रचुर नहीं है। ग्रेस की भौहें सिकुड़ गईं। मैंने इसके बारे में पहले सुना है। मार्कंडेय ने सिर हिलाया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम न केवल इस कॉस्मिक एनर्जी को सोख सकती हो बल्कि इसे अपने शरीर में संग्रहित भी कर सकती हो तो? ग्रेस थोड़ा आगे झुकी। तुम कह रहे हो मैं अपने शरीर में कॉस्मिक एनर्जी संग्रहित कर सकती हूँ? हाँ, मार्कंडेय ने पुष्टि की, उनका लहजा स्थिर था। मानव शरीर में चक्र बिंदु होते हैं, ऊर्जा केंद्र जो एक बार सक्रिय होने पर कॉस्मिक एनर्जी को संग्रहित कर सकते हैं। वह रुके, अपने शब्दों का वजन जमने दिया। चक्र बिंदु बैटरी की तरह काम करते हैं, उन्होंने आगे कहा, उनकी उंगलियां हवा में एक अदृश्य पैटर्न खींच रही थीं। वे कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और संग्रहित करते हैं, जिससे तुम इसे अलग अलग तरीकों से उपयोग कर सकती हो, बशर्ते तुमने वो पर्याप्त मात्रा में बचाई हो। ग्रेस ने ध्यान से सुना, उसके दिमाग में संभावनाएं उभर रही थीं। मार्कंडेय की नजर तेज हो गई। लेकिन उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, इसके लिए अनुशासन, धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। ग्रेस ने सांस छोड़ी, सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए। तो यह एक सुपर पावर की तरह है? मार्कंडेय मुस्कुराए। नहीं, यह सुपर पावर नहीं है। चक्र का उपयोग मुख्य रूप से आत्मोपचार, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि जो लोग गहन प्रशिक्षण लेते हैं, वे अपने शरीर को सामान्य सीमाओं से परे ले जा सकते हैं, अपनी ताकत, गति और प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। ग्रेस का दिमाग उस दृश्य की ओर लौटा जो उसने अभी देखा था। लेकिन वह लड़की, वह पानी को नियंत्रित कर रही थी। मार्कंडेय ने सिर हिलाया। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी को चक्र में संग्रहित करता है, तो वह इसे अपने शरीर से बाहर फैला सकता है और अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसमें सालों का प्रशिक्षण लगता है। यह अविश्वसनीय रूप से थकाने वाला है और केवल कुछ ही लोग इसे कभी महारत हासिल करते हैं। मार्कंडेय ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराया। मानवीय शरीर में 7 चक्र बिंदु होते हैं और हर एक में कॉस्मिक ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। जब कोई सभी 7 चक्र बिंदुओं को खोल देता है, तब कॉस्मिक ऊर्जा पूरे शरीर में बहने लगती है।
जैसे किसी नदी पर बांध टूट गया हो और पानी एक साथ बहने लगे। इस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। जरा सी लापरवाही से पूरा शरीर ऊर्जा से जल सकता है या मौत भी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, इस पर महारत हासिल करना आसान नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोग चक्र का उपयोग आत्मोपचार और संतुलन बनाए रखने के लिए करते हैं, न कि बाहरी हेरफेर के लिए। ग्रेस के अंदर कुछ हिला, आशा की एक चिंगारी। आत्मोपचार, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी थी। क्या इसका मतलब है कि तुम बीमारियों को ठीक कर सकते हो? मार्कंडेय का चेहरा नरम पड़ गया। हम बीमारियों को ठीक नहीं करते, ग्रेस। इसके बजाय हम शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को जागृत करते हैं। अगर कोई घाव है तो चक्र उसका उपचार तेज कर सकता है। लेकिन बीमारियां, वह एक पल के लिए रुके, फिर आगे बोले, वे कहीं ज्यादा जटिल हैं। ग्रेस का दिल डूब गया। यहीं पर संजीवनी फूल आता है, मार्कंडेय ने सावधानी से उसकी ओर देखते हुए कहा। यह उन दुर्लभ जड़ी बूटियों में से एक है जिसके बारे में हम जानते हैं, जो स्वाभाविक रूप से कॉस्मिक एनर्जी संग्रहित कर सकती है। और अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इसका इस्तेमाल ऐसी दवाएं बनाने के लिए किया जा सकता है जो ठीक करती हैं या यहां तक कि नई दवाओं की नींव बन सकती हैं। ग्रेस की आंखें चौड़ी हो गईं। इसका मतलब, यह संभव है, उसने फुसफुसाया, एहसास उस पर हावी हो रहा था। अगर मैं एक आधार बनाऊं तो मैं किसी भी बीमारी के लिए इलाज विकसित कर सकती हूं। मार्कंडेय ने सिर हिलाया। ग्रेस के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। बहुत समय बाद उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह लगभग भूल चुकी थी, आशा। कुछ समय बाद ग्रेस जमीन पर पैर मोड़कर बैठी थी जब मार्कंडेय ने उसके सामने एक साधारण लेकिन सुगंधित भोजन रखा। भाप छोड़ते चावल और सब्जियां थाली में भरी थीं। दोपहर का सूरज पेड़ों के बीच से छन रहा था, उनके भोजन पर चंचल परछाइयां डाल रहा था। मार्कंडेय हंसमुख और आराम से ने उसे मुस्कान दी। चलो ग्रेस, खाओ। तुम्हें आगे जो आने वाला है उसके लिए ताकत चाहिए। ग्रेस अभी भी महर्षि के साथ अपनी बातचीत से उबर रही थी, ने बिना ध्यान दिए भोजन को छुआ। कुछ कौर खाने के बाद उसने मार्कंडेय की ओर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। मार्कंडेय, उसने हिचकिचाते हुए शुरू किया, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि, क्या तुम्हें पता है, क्या हमेशा के लिए जीना संभव है? मार्कंडेय ने मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। ठीक है, यह देखते हुए कि मैं 15,000 साल का हूं, मैं कहूंगा हाँ। ग्रेस खाने के बीच में रुक गई। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। फिर खुद को रोक न पाने के कारण वह इतनी जोर से हंसी कि लगभग दम घुट गया। लड़के, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम 16 साल से एक दिन ज्यादा बड़े नहीं हो। मार्कंडेय ने एक भौं उठाई, उनका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं 16 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ग्रेस ने पलकें झपकाईं। क्या? मार्कंडेय ने नाटकीय ढंग से आह भरी। मेरी कुंडली में लिखा है कि 16 साल की उम्र में मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी उम्र बढ़ने को रोक दिया ताकि मैं जीवित रह सकूं। ग्रेस का मुंह खुला रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने परिपक्व हो। मार्कंडेय ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं मूल रूप से 15 साल का हूँ, लेकिन 15,000 साल के अनुभव के साथ। वे दोनों हंसी में फट पड़े, उनके बीच का तनाव एक पल के लिए भूल गया। जब वे अपना भोजन खत्म कर रहे थे, माहौल गंभीर हो गया। मार्कंडेय एक पेड़ के सहारे पीछे झुके। तुम्हें पता है, कुछ लोग मानते हैं कि अमरता एक आशीर्वाद है और कुछ इसे शाप समझते हैं। मैं मानता हूं कि हम उतने ही जीते हैं जितना भगवान चाहते हैं। हर किसी का एक उद्देश्य होता है और जब हम उसे पूरा कर लेते हैं, भगवान हमें वापस बुलाते हैं। ग्रेस ने तिरस्कार से कहा। तुम्हारे लिए यह कहना आसान है, तुम यहाँ मौजूद पेड़ों से भी ज्यादा जी चुके हो। मार्कंडेय धीरे से हंसे, लेकिन उनकी आंखें एक शांत दर्द से गहरी हो गईं। तुम सही हो। हमारे विश्वास हमारे अनुभवों से बनते हैं। और मेरा अनुभव तुमसे अलग है। वह रुके, उनकी आवाज अब और नरम थी। यह कठिन है, ग्रेस। उन लोगों को देखना जिनके साथ तुमने हंसा, खाना साझा किया, समय के साथ मिटते हुए। वे चले गए और तुम अभी भी यहाँ हो। एक पल के लिए उनके युवा चेहरे पर उदासी झलकी, एक प्राचीन दुख जो गहरे में छिपा था। ग्रेस का चेहरा नरम पड़ गया जब उसने उन्हें देखा।
उसने उनकी चंचल मुस्कान के पीछे छिपे बोझ को पहचान लिया। लंबे सन्नाटे के बाद उसने फुसफुसाया, महर्षि मुझे संजीवनी फूल ढूंढने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यह अकेले कर सकती हूँ। मार्कंडे सीधे हुए। क्या तुम मेरी मदद चाहती हो? ग्रेस ने सिर हिलाया, उसका भरोसा स्पष्ट था। हाँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए, उनकी आंखों में एक शांत आश्वासन था, जैसे उन्होंने इस पल को पहले ही देख लिया हो। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैं हमेशा से संजीवनी का अध्ययन करना चाहता था, यह समझना कि यह कॉस्मिक एनर्जी को कैसे धारण करता है, इसकी नींद को जानना। ग्रेस ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? मार्कंडेय की नजर गहरी हो गई, उनकी आंखों के पीछे कुछ प्राचीन और जानकार चमक रहा था। मुझे कुंडलिनी का आशीर्वाद मिला है। मैं एक उपचारक हूँ। अगर मैं समझ सकूं कि संजीवनी कैसे काम करती है, यह कॉस्मिक एनर्जी को कैसे बनाए रखती है और संचालित करती है, शायद मैं उसकी क्षमताओं को दोहरा सकूं। ग्रेस ने धीरे से सांस छोड़ी, उनके शब्दों का वजन समझने की कोशिश करते हुए। मैं पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर तुम इस यात्रा में मेरे साथ हो। मार्कंडेय ने एक जानकार मुस्कान दी और सिर हिलाया। वे एक साथ अपने भोजन को खामोशी में खत्म करने लगे, महर्षि के साथ अपनी अगली मुलाकात का इंतजार करते हुए, एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार जो उनके साहस, विश्वास और दिल की परीक्षा लेगी। शाम की हवा ठंडी हो गई थी जब ग्रेस और मार्कंडेय महर्षि के सामने खड़े थे। बूढ़े ऋषि शांत प्राधिकार की मूर्ति ने क्षितिज में देखा, उनके हाथ पीछे बंधे हुए। चट्टान का किनारा जहां वे मिले, वहां पत्तियों की सरसराहट और दूर से पानी की आवाज के सिवा सन्नाटा था। महर्षि ने शुरू किया, उनकी आवाज शांत लेकिन तात्कालिकता से भरी थी। संजीवनी फूल तब खिलता है जब बृहस्पति अपनी खगोलीय चक्र को पूरा करता है। जिस क्षण यह खिलता है, इसके बीज हवा में बिखर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तुम्हारे पास इसे ढूंढने के लिए 7 दिन हैं। हमारे पास बस इतना ही समय है, वरना यह फिर से एक दशक के लिए खो जाएगा। ग्रेस ने अपनी मुट्ठियां कसी, उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। लेकिन इसे ढूंढना केवल चुनौती का हिस्सा है, महर्षि ने आगे कहा। इसे संरक्षित करना और भी मुश्किल होगा। फूल की जीवन शक्ति तोड़ने के बाद जल्दी फीकी पड़ जाती है। तुम्हें इसके गुणों का उपयोग करने के लिए, इसे जीवित रखने के लिए एक विशेष पात्र की जरूरत होगी। उन्होंने अपने सामने रखे एक स्क्रॉल की ओर इशारा किया। उस पर एक जटिल डिजाइन वाले बॉक्स की नाजुक तस्वीर थी, नित्य पुष्प का खगोलीय पात्र। यह पात्र, उन्होंने समझाया, एकमात्र ज्ञात कलाकृति है जो संजीवनी फूल को संरक्षित कर सकती है। इसे जादुई धातुओं से बनाया गया था और पवित्र जड़ी बूटियों से पंक्तिबद्ध किया गया था। इसमें कॉस्मिक एनर्जी बनी रह सकती है। यह वर्तमान में चीन में है, एक भरोसेमंद सहयोगी द्वारा सुरक्षित। तुम्हें अपनी खोज शुरू करने से पहले इसे प्राप्त करना होगा। ग्रेस ने ध्यान से सुना, अपने कंधों पर जिम्मेदारी का वजन महसूस करते हुए। तुम इस मिशन का नेतृत्व करोगी, ग्रेस, महर्षि ने दृढ़ता से कहा। मार्कंडेय तुम्हारा हर संभव तरीके से साथ देगा। एक दूसरे पर भरोसा करो। भगवान पर भरोसा करो। वह तुम्हारा रास्ता दिखाएंगे। सम्मानपूर्वक सिर हिलाते हुए ग्रेस ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं होंगी। मार्कंडेय ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक साहसिक यात्रा होगी, है ना? महर्षि की आंखें एक दुर्लभ मुस्कान के साथ चमकीं। वाकई? अब जाओ। अपने आप को तैयार करो। वे अगली सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डा जीवन से गूंज रहा था जब ग्रेस और मार्कंडेय भीड़ के बीच से रास्ता बना रहे थे। मैंने पहले ही वीजा ऑन अराइवल के लिए अपनी रिक्वेस्ट जमा कर दी है, उसने आत्मविश्वास से कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें चीन में उतरने में कोई परेशानी होगी। मार्कंडेय ने सिर हिलाया, उनके होठों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वह कुछ ज्यादा जानते हों लेकिन बता न रहे हों। इससे पहले कि वह जवाब दे पाते, ग्रेस की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक दर्शन में उसने एक आदमी को देखा, लंबा, चौड़े कंधों वाला और चोटिल, जिसने काली जैकेट और ग्रे टी शर्ट पहनी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, फिर भी उसकी आंखों में एक खास तेजी थी। उस आदमी का चेहरा दर्द और अनुभव से भारी था। ग्रेस, ग्रेस, मार्कंडेय की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने पलकें झपकाईं, हांफते हुए जैसे वह गहरे पानी से अभी अभी बाहर निकली हो। उसका शरीर भारी लग रहा था, उसकी सांसें उथली थीं। तुमने क्या देखा? मार्कंडेय की आंखें चिंता से भरी थीं।
ग्रेस का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था जब वह बोली। एक आदमी था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शायद 30 साल का। उसका चेहरा चोटों से भरा था। वह गुस्से में लग रहा था, लेकिन पूरी तरह थका हुआ भी, जैसे उसने कुछ भयानक झेला हो। मार्कंडेय का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, ग्रेस ने सिर हिलाया। तुम उसे जानते हो, है ना? मार्कंडेय ने गहरी सांस छोड़ी, उनकी नजर सदियों के वजन से भारी थी। उसका नाम अश्वत्थामा है। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। वह चेन्नई में है। मेरे पास एक पता है। हमें पहले वहां जाना होगा। ग्रेस ने हिचकिचाया, घड़ी की ओर देखते हुए। लेकिन हम चीन जा रहे हैं। हमारी फ्लाइट कुछ ही घंटों में है। मार्कंडेय ने उसकी आंखों में देखा, अडिग। अपने दर्शन पर भरोसा करो, ग्रेस। हमें उसकी जरूरत है, चीन जाने से पहले। उनके बीच एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर बिना एक और शब्द के ग्रेस ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वर्तमान में ग्रेस खिड़की से बाहर देख रही थी। अभी एक हफ्ते पहले उसकी जिंदगी पूर्वानुमानित थी, तार्किक। विज्ञान, शोध और लैब उसकी दुनिया थी। अब वह एक प्राचीन रहस्य के कगार पर खड़ी थी, एक ऐसी दुनिया जो आम आंखों से छिपी थी। उसका दिल तेजी से धड़का जब उसने सोचा कि आगे क्या होने वाला है। चीन की यात्रा। समय के खिलाफ एक दौड़। एक ऐसा फूल जिसमें ठीक करने और नष्ट करने की शक्ति थी। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? उसने सोचा।